आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर की 2 तंजीमों पर बैन लगा दिया है, जिनमें हुर्रियत से जुड़ी तंजीमें, अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल हैं। मरकज के इस कदम के बाद कश्मीर में सियासी बयानबाजियों का दौर चल पड़ा है। सियासी गलियारों में इस बात पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि मरकज के इस एक्शन के बारे में सीएम उमर अब्दुल्लाह को जानकारी क्यों नहीं है, यानी बैन के इस कदम पर उमर अब्दुल्ला बेखबर क्यों हैं। इससे पहले उमर अब्दुल्ला का बयान भी आया था कि वो किसी जमात पर पाबंदी लगाने के हामी नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि किस रिपोर्ट की बुनियाद पर मीरवाइज की जमात पर पाबंदी लगाई गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि फैशन शो के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से यह पाबंदी लगाई गई है, लेकिन एक तरह से इस पाबंदी के बाद जम्मू कश्मीर में जो सियासत है वो गर्मा गई है और अब इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि जब मरकज ने एक्शन लिया है तो फिर यूटी की सरकार को इस बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। तो इसी बैन पर हम बात करेंगे, क्योंकि जिस वक्त ये बैन लगाया गया है मरकज की तरफ से इन 2 तंजीमों पर, ये यूटी में बजट सेशन भी चल रहा है और असेंबली के अंदर हर रोज किसी ना किसी इशू पर एक तरह से हंगामा देखने को आ रहा है। और इसी बीच मरकजी सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया, इसी वजह से इस पर सवाल उठ रहा है। और सवाल इस पर भी उठ रहा है कि यूटी के सीएम को, यानी सीएम उमर अब्दुल्ला आखिर बेखबर क्यों है, उन्हें इसकी खबर क्यों नहीं हुई। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो चर्चा हो रही है इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ रजनी सेठी हैं, जो कि बीजेपी, जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान इफ्रा जान जी, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में है। इफ्रा जान, आपका भी और रजनी सेठी जी, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। कुछ देर में हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले इफ्रा जान आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि यूटी में 2 तंजीमों पर, 2 ऑर्गेनाइजेशन पर एक तरह से बैन कर दिया गया। अब सवाल इस पर यह उठाया जा रहा है, हालांकि इस पर बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है, लेकिन इस पर सबसे बड़ा जो सवाल इफ्रा जान उठाया जा रहा है वो ये है कि जब सेंटर ने इतना बड़ा कदम उठाया तो यूटी की सरकार को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं है। यह बयान खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी दिया है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी जी जी। तो आपने पहला सवाल किया कि ये बैन जो है अगर सेंटर ने लगा, यूटी को जानकारी क्यों नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, ये एक लीगल क्वेश्चन है जी। ये एक लीगल क्वेश्चन है। लीगैलिटी के हिसाब से ये बैन जो लगाया गया है ये सेक्शन 3 UAPA के अंडर लगाया गया है। और UAPA जो है, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल टेररिस्ट एक्ट जो है, UAPA का एक्ट जो है ये इंटायरली सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है। इनफैक्ट स्टेट्स के लिए भी UAPA एक सेंट्रल कानून है और जब भी इस तरह से बैन लगाया जाता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। अगर आप अपने न्यूज, इनफैक्ट न्यूज 18 की अगर आप खबर देखेंगे कि आप लोगों ने क्या लिखा है, आप लोगों ने लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA बैन्स दीज 2 ऑर्गेनाइजेशंस, यानी अमित शाह साहब जो हैं उनकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको बैन कर दिया है 2 तंजीमों को। तो ये वजह है कि बाकी किसी भी हमारी इंडिया के चीफ मिनिस्टर को इसकी खबर या इस बारे में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डोमेन है। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आती है, हमारी तंजीम की बात आती है, हमने पहले दिन से साफ साफ तौर पे एक बात कही है कि इस तरह की बैन्स लगाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता है, लोगों के अंदर क्रोध बढ़ता है। और अगर कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जम्मू और कश्मीर में है, वो ऐसे नहीं है कि UAPA में उसको बैन कर दो, UAPA में उसको FIR लगा दो, UAPA में ये कर दो। लॉन्ग टर्म जो स्ट्रैटेजी सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जम्मू और कश्मीर की आवाम की तरफ होनी चाहिए, वो पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, वो पॉलिसी ऑफ सपोर्ट होनी चाहिए, वो पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट होनी चाहिए। जहां आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो हमारी आइडियोलॉजी
से यकीन नहीं करते या कहीं गलत होते हैं, उनके साथ एक एंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू होना चाहिए। और इस पे मैं सिर्फ एक आखिरी नहीं, लेकिन इफ्राजान क्या ये नहीं लग रहा है कि इस पर यूटी की सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था? अब एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में है जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अबू हुरैरा जी। जब भी इस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं, उस तरह की डिसीजंस में जो है, जो यहाँ के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, देखिए समझने की जरूरत है, वो उनको यहाँ किसी ने नॉमिनेट नहीं किया है, उनको जम्मू और कश्मीर की लाखों लाखों लोगों ने वोट देके चुना है। तो इस तरह की जो तानाशाह सरकार है, कि एक तरह के जो तानाशाह ऑर्डर आते हैं, कि दिल्ली से एक ऑर्डर आ जाता है और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ की अवाम की जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन चुने हुए नुमाइंदों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है, उसका यह मतलब है कि दिल्ली जो है उसको डेमोक्रेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अवाम ने किसको चूज किया है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, तो वो अपनी तानाशाही करते रहेंगे। लेकिन जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ये सरकार है, ये सरकार भी जनाब डटी रहेगी। ये लोग कुछ भी कर ले, आप दिल्ली कुछ भी करे, वो कुछ भी बोलते रहें, ये सरकार भी डटी रहेगी। हम भी कहीं ना गिरने, हम भी ना निकलने वाले हैं और हम भी ना कहीं जाने वाले हैं। ये दो चीजें जो है, इन दो चीजों के कि ना हम यहाँ से कहीं निकलेंगे, ना हम यहाँ से कहीं जाएंगे। करिए आप क्या करना है, लोगों ने हमें यहाँ चुन के बिठाया है, आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे वो आपकी मर्जी। चलिए ठीक है। मैं रजनी सेठी जी, जो बात यहां पर इफ्रा जान कह रही थी कि सरकार को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था, पहले जब सरकार नहीं थी उस वक्त यह कदम केंद्र की तरफ से उठाया जाता तो ठीक था, लेकिन अब जब वहां पर एक सीएम है, वहां पर एक चुनी हुई सरकार है, तो जब केंद्र सरकार इतना बड़ा कदम उठा रही है जम्मू कश्मीर में, तो कम से कम उस सरकार को तो कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था, उस सरकार को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। देखिए, इफ्रा एनसी की प्रवक्ता के नाते खुद बोल रही हैं कि सेंटर के डोमेन में यह आता है और स्टेट गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं जी। मैं इसी चीज को आगे ले जाती हुई अपनी बात को आगे रखूंगी कि बिल्कुल केंद्र का इसमें सीएम को कोई कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपने देश को कैसे अमन शांति में बनाए रखना है, उसके लिए क्या क्या एक्शन करना है, वो केंद्र सरकार बड़ी अच्छी तरीके से जानती है। ये कोई पहली स्टेट नहीं है जहां पर ऐसा कोई स्टेप उठाया गया है। जहां जहां पर अनलॉफुल एक्टिविटीज पाई गई है, वहां पे यूएपी के तहत एक्शन किया भी गया है। 2019 के बाद लगातार जो यहाँ पर प्रो पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ पर टेररिज्म को बढ़ाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको बैन करने की पूरी कोशिश की गई है होम मिनिस्ट्री द्वारा। आपको याद होगा कि 2019 के बाद यहाँ पर कुछ मैसेजिंग एप्स को भी ब्लॉक कर दिया गया, सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया गया, वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया। कहीं ना कहीं वो जो उनकी आका बैठे थे वो कहीं ना कहीं बाहर थे, यहाँ जम्मू कश्मीर में उनका कोई लेना देना नहीं था, वो वहां से फंडिंग करते थे और वहां से ही वो वेबसाइट सारी सर्कुलेट करते थे। ये इफ्रा जी बात कर रही हैं कि तानाशाह सरकार। इफ्रा जी, मुझे एक सवाल आपसे करना है, जितनी भी ये जमातें बनी है, जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, ये किसकी देन है? एनसी की देन है। ये आप सबको बताना पड़ेगा कि 1987 के रिगिंग के बाद ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है पनपी है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर प्रो पाकिस्तान एजेंडा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई इन पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, और लोगों को गुमराह किया गया कि शायद एनसी और पीडीपी यहाँ जनता की हितैषी है। ये सच्चाई नहीं बता रहे कि 1987 के रिगिंग के बाद ही ये हुर्रियत, जेकेएलएफ और जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, वो सब इन सब पॉलिटिकल पार्टीज की देन है। आज ये पल्ला झाड़ गए हैं, आज ये कह रहे हैं कि यूएपी के तहत आवाज आ रही है। कितना बड़ा खतरा देश के लिए था, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां एक तरह से की जा रही थी इन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, इस वजह से इन पर कदम उठाना जरूरी था, इन पर एक्शन लिया जाना जरूरी था। पहली बात तो मीरवाइज साहब की बात हम करते हैं, जो मीरवाइज साहब की जी कमेटी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही। पहली बात हम मीरवाइज साहब की जो पहली बात जो मीरवाइज साहब की अवाम कमेटी है, हम उसकी बात कर। आपको जुम्मा की नमाज पढ़ने नहीं दे रही
क्योंकि वो कहती है कि मीरवाइज साहब की जिंदगी को खतरा है। खतरा किससे है? मिलिटेंटों से है। तो कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट और सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव रखने वाले लोग हैं और गन्स इस मामले में उठाते हैं, वो लोग मीरवाइज साहब को मार देंगे। इस वजह से उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता। ये वजह है, उनको सीआरपीएफ कवर दिया जाता है कि उनकी जान को इन लोगों से खतरा है। एंटी नेशनल लोगों की आप एक तरह से कहते हैं कि इनकी जान को एंटी नेशनल लोगों से खतरा है, फिर आप उसी इंसान को उठा के कह देते हैं कि अब तो यही एंटी नेशनल है, हम इसी को बैन कर देते हैं। इस एक महीने की आपको मैं याद दिला दूं, जिस वक्त मीरवाइज साहब ने इस साल अपने लास्ट ईयर अपनी पहली जुम्मा की तकरीर की थी, उस जुम्मा की तकरीर में उन्होंने मोदी जी की बात भी की थी। उस जुम्मा की तकरीर में उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी जी जो है उन्होंने पीस का उनमें कॉन्ट्रीब्यूशन था। उसके बाद उसको भी छोड़िए, जो अवामी एक्शन कमेटी है, जो मीरवाइज साहब के फादर हैं, उनके फादर को भी शहीद गया सेपरेटिस्ट तंजीमों की तरफ से। तो ये कहना कि जिसके फादर को भी शहीद किया गया, जिन्होंने कॉन्स्टेंटली पीस की बात की, रिकंसिलिएशन की बात की, को जिनका रहा है कभी और ना अभी रखा है, एक मॉडरेट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। आज तक अगर आप उनकी बात सुनेंगे, लास्ट मंथ वो एक मुझे लगता है रिलीजियस लीडर हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडित ग्रुप जो है उनके साथ एक्सटेंसिव मीटिंग की और कश्मीरी रजनी सेठी जी, देखिए इफ्रा जान जिस तरह से कह रही हैं कि कश्मीरियों की आवाज दरअसल दबाई जा रही है, मीरवाइज तो खुद मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, फिर भी उन पर इस तरह का बैन लगाया जा रहा है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगाया जा रहा है, यानी कश्मीरियों की आवाज दबाई जा रही है। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स के तहत ही मुझे लगता है एक्शन की जाती है। एनआईए लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की धरपकड़ कर रही है जिनकी रिपोर्ट्स आ रही है कि वो यहाँ कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी लगातार 2014 से यहाँ शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनके नकाब खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इफ्रा जी इनको शेल्टर कर रही है। आज लग रहा है कि एनसी भी इस चीज को शेल्टर कर रही है। मुझे एक चीज इफ्रा जी बता दीजिए, इन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद क्या था? आजादी, किससे आजादी चाहते थे ये लोग? लोगों को क्या भड़का रहे थे? कौन सी आजादी चाहिए थी इनको? आप कह रहे हैं ये लोगों को एक रिलीजियस गुरु है, ये रिलीजियस के नाते कौन सा धर्म का भाषण देते थे? मस्जिदों में ये क्या आह्वान करते थे? लोगों को ये क्या भड़काने का काम करते थे? इस पर क्लियरिटी दीजिए। कश्मीर की जनता भी जानती है इन ऑर्गेनाइजेशंस का इतने सालों में क्या रोल रहा है जम्मू कश्मीर में, और सेंटर ने अगर कोई एक्शन किया है तो मुझे लगता है कुछ इनपुट्स के बिहाफ पर एक्शन किया है। आप इनको शेल्टर ना करें, क्योंकि एनसी का पहले भी पिछला रिकॉर्ड बिल्कुल गंदा रहा है, इसको आप फिर से रिकॉर्ड को गंदा कर रही हैं। अपने पर अगर विश्वास बनाना चाहती हैं कि जनता ने आपको चुनकर लाया है, तो पिछले 87 के जो आप लोगों ने रिगी, इफ्रा जान आप बोल सकते हैं। देखिए एनसी पर भी इल्जाम लगा रही हैं, एनसी पर भी रजनी सेठी इल्जाम लगा रही हैं कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस या इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकारें रही हैं, इनकी पुष्टपनाही रही है इन ऑर्गेनाइजेशंस को। देखिए रजनी जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, रजनी जी, उन्होंने एक बहुत लंबी फहरिस्त तो गिना दी, लेकिन उन्होंने मुझे एक इवेंट नहीं बताया जिस इवेंट में मीरवाइज साहब जो है, जिसकी अवामी एक्शन कमेटी को बैन किया गया, जहां उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया हो, जहां उन्होंने कोई ऐसा भाषण दिया हो जिस भाषण से सेपरेटिज्म जो है वो बढ़ता हो। मुझे एक इन्होंने ऐसा इंसिडेंट नहीं बताया जिस इंसिडेंट की वजह से यूएपीए बैन जो है उन पे जस्टिफाई होती है। इन्होंने अपना ओपिनियन तो बता दिया कि ये क्या समझती है, ये क्या मानती है, एमएचए क्या मानती है, लेकिन आप मुझे एक इंसिडेंट, जो यहाँ पे बैठे हैं, मुझे इंसिडेंट्स बताइए जहां मीरवाइज साहब ने ऐसा कुछ किया हो कि आपने इतना एक्सट्रीम स्टेप उनके खिलाफ उठा लिया। आपको समझना पड़ेगा, जो मीरवाइज साहब है उनकी एक फॉलोइंग है। रजनी जी बोल सकती हैं, आप भी बोल सकती हैं जी। जी, जो मीरवाइज साहब है उनकी एक फॉलोइंग है जम्मू और कश्मीर में। आपने एकदम उनकी पूरे फॉलोअर्स जो है उन सबको उठा के टेररिस्ट बना दिया और सबको बोला कि आप सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में बिलीव करते हैं। तो मुझे एक डिटेल बताइए, मुझे आप ऐसे कोई बोलिए उन्होंने ऐसे थे जब भड़काऊ भाषण दिया, उन्होंने कभी ऐसा किया, उन्होंने कभी मिलिटेंसी को सपोर्ट किया, उन्होंने कभी हत्याबाजी को सपोर्ट किया। जो हत्याबाजी को सपोर्ट करते हैं, इस तरह के कांडों को सपोर्ट करते हैं, वो तो बीजेपी की पार्टी में बैठे हुए हैं। जिसने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को उठा के, जिस इंसान ने ये कमेंट किया, उसके बाद पूरे दिल्ली के राइट्स शुरू कर दिए। जिस दिल्ली के राइट्स में 53 लोग मर गए, उनको तो इन्होंने बीजेपी में मिनिस्टर बना के रखा है, उस कपिल मिश्रा को।
जिस आप यूएई प्रज्ञा की ठाकुर बात जी करिए, जिन भाई, जो मालेगांव कि ब्लास्ट भाई उनका अक्यूज क्या थे, रोल रहा है जिन्होंने आपकी बम तरक्की के बम लिए? सरकार उनके- कहती है, उनके एनआईए कार्यकाल कहती है कि में इन्होंने यहाँ बमबारी सफाई बंद कराई होती थी, मस्जिदों बस का में, सिलेंडर उसको तो निकलता उठा था, के स्कूल इन्होंने चलते नहीं एमपी का थे, टिकट बना ऊपर दिया, जलाते उनको थे। एमपी बना दिया। जो भड़काऊ भाषण देते हैं यूपी के, आप देखिए इनके कितने भड़काऊ भाषण, कौन सा इनका एमपी, जितने कौन भी सा देते हैं इनका सब तो एमएलए ये है जो ओपिनियन भड़काऊ रहा है, भाषण सबका नहीं लिस्ट देता है। निकाल लीजिए। इनफैक्ट इनकी पर्टिकुलर पार्टी चलिए में ठीक है, अगर आपको टिकट दिनेश चाहिए मल्होत्रा तो जी भी भड़काऊ हमारे साथ भाषण जुड़े हुए हैं। दीजिए। ठीक है, मैं इफराजान दोबारा से आ रहा हूं, मैं रजनीश में दोबारा से आ रहा हूं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान पॉलिटिकल एनालिस्ट दिनेश मल्होत्रा जी इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश मल्होत्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। मैं मल्होत्रा जी बस ये समझना चाह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में देखिए बजट सेशन चल रहा है और हंगामा तकरीबन रोज देखने को मिल रहा है, जो इश्यूज उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में केंद्र सरकार की तरफ से 2 ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया जाता है। लेकिन इस पर बड़ा सवाल यह उठता है कि केंद्र एक्शन लेता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सरकार है, अब तो एक चुनी हुई सरकार भी मल्होत्रा जी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन वहां के मुखिया को और सीएम को इस एक्शन के बारे में कानो कान खबर तक नहीं होती है। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में मुझे बुलाने के लिए। दूसरी बात यह कि मुझे लगता है कि सेंटर ने जो इन्वेस्ट किया है पिछले 2018 के बाद, जब से यहाँ पे एलजी का शासन रहा, जहाँ गवर्नर रहा, तो सेंटर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उनको लगता है कि शायद अभी कुछ देर तक इन ऑर्गेनाइजेशंस पे बैन रखा जाए, इनको कंट्रोल किया जाए, ताकि जो एजिटेशनल टेररिज्म है वो दोबारा रिवाइव ना हो। एक कुछ इनपुट शायद सेंटर को आ रहे हैं कि कोई एजिटेशनल टेररिज्म फिर रिवाइव हो सकता है पॉपुलर गवर्नमेंट के बाद। पर एक बात दूसरी ये कि जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे आप उससे सहमत हो या नहीं हो, उसको अलो करना चाहिए, वो अपनी एक्टिविटी करे। जैसे मीरवाइज उमर फारूक की बात है, तो मीरवाइज उमर फारूक शायद पहले सेपरेटिस्ट लीडर हैं जो मेन स्ट्रीम की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। वक्फ बोर्ड में जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, उसके पास जाना ये इंडिकेशन है कि वो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको ऑनर करते हैं। तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना, अब ये सेंटर ने क्या सोच के बैन किया, ये सेंटर ही जानता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा सेंटर को खासतौर पे कुछ सेपरेटिस्ट लीडर को रोप इन करना चाहिए, उनको अलो करना चाहिए, वो अपनी एक्टिविटी करें, ताकि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको मौका ना मिले कि वो अपनी गतिविधियां करके लोगों को एक्सपायर करें। तो मीरवाइज जैसे जो थोड़े सॉफ्ट लोग हैं, इनको अलो करना चाहिए अपनी गतिविधियां करने के लिए। मैं रजनी सेठी जी, जो बात यहां पर दिनेश मल्होत्रा जी कह रहे थे कि फिर अगर इस तरह से बार बार एक्शन ही लेते रहेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस में लोगों को कैसे लेंगे। और मीरवाइज जो सॉफ्ट है, और जिस तरह से अभी इफ्रा जान भी कह रही थी कि मोदी जी का उन्होंने बाकायदा जुमे की नमाज में जिक्र किया और पीस के लिए मोदी जी को उन्होंने कहा कि मोदी जी के आने के बाद जम्मू कश्मीर में पीस हुआ है, तो ऐसे लोगों को तो कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। अगर बार बार एक्शन लेते रहेंगे तो फिर मसला हल कैसे होगा? फिर जो कहते हैं कि दिल्ली और दिल की दूरी जो है उसे नजदीक करने के लिए, फिर यह कैसे मुमकिन होगा? देखिए, मसला जम्मू कश्मीर का कोई मसला रहा नहीं है, ये एनसी मसला इसको बना रही है और पीडीपी इसको अपने वोट बैंक के लिए क्रिएट कर रही है। केंद्र सरकार ने लगातार 10 साल से यहाँ मसला ठीक नहीं, एनसी किस तरह से इसे मसला बना रही है? जी हो रही है। देखिए, जो सच्चाई है इस समय, इनका मकसद क्या है? ये कह रहे हैं कि कश्मीर को आजाद करिए। ये इसी प्रोपेगेंडा के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया था। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर और इनकी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ये चीजें मिलकर बातचीत करें, जबकि हम बातचीत करना ही नहीं चाहते। किस बिहार पर, कौन सी चीज के ऊपर बातचीत करनी है? जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आपके सामने 2019 के बाद खत्म कर दिया गया 370-35A। हर जो लॉ बाहर इंप्लीमेंट हो रहा है वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो अब एनसी को जब तक स्टेप नहीं उठाएगी, एनसी कोई इनिशिएटिव नहीं लेगी, ये बताना चाहेगी कि लोगों को बताए एनसी कि अब जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पर शिकंजा कसा जाएगा, ये एक मिसाल कायम की जाएगी। जो भी एंटी टेरर एक्टिविटी करेगा या टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व होगा या प्रोवोकिंग कोई भाषण देगा, तो उसमें कोई ना कोई एक्शन करना जरूरी है। मगर इनकी सरकारों में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सरकारों में इनको खुली छूट दी जाती थी। जब दिल करता था दुकानें बंद करा दी जाती थी। जी, इफ्रा जान, देखिए रजनी सेठी कह रही कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की जो पुरानी सरकारें हुआ करती थी वो खुली छूट देती थी। देखिए, अगर आपको जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिक्स का एबीसी भी पता हो, अगर आपको कश्मीर की पॉलिटिक्स का एबीसी भी पता हो, तो आपको पता होगा कि मीरवाइज साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, ये 2 फैक्शंस हमेशा रहे हैं, 2 पॉलिटिकल साइड्स पे। और
पूरा जो शहर खास श्रीनगर का एरिया है, इसमें देखिए ये ऐसे सर हिलाएंगी, इनको कुछ आइडिया ही नहीं है। इनफैक्ट मीरवाइज साहब जो हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, ये हमेशा दो फैक्शंस रहे हैं। कश्मीरियों को पता होगा मैम, क्योंकि उनको अपनी सियासत पता है। ये इनको पता होगा कि वो दो फैक्शंस ये बीच में बोलती रहेंगी तो कैसे डिबेट होती रहेगी। तो आप कश्मीरियों को पता होगा, कश्मीरी मैं भी हूं ना, तभी देखिए ये बीच में बोलती रहेंगी। अभी हुरैरा जी, मैंने इनको इनके टाइम में बिल्कुल इनके बीच में नहीं बोला, नहीं, लेकिन बार बीच में बोलेंगे। इफ्रा जान, रजनी सेठी भी कश्मीरी ही है, वो कश्मीर से बाहर की नहीं है, वो ये कह रही है। देखिए, तो उन्हें पता होना चाहिए, वो एक स्पोक्स पर्सन है, एक जम्मू कश्मीर, वो एक स्पोक्स पर्सन है, उन्हें पता होना चाहिए सियासत की कश्मीर में। तो जब वो कश्मीरी पॉलिटिक्स पे कमेंट करती हैं तो नहीं कमेंट करना चाहिए अगर उन्हें नहीं जानकारी है इस बात की। अगर आपको इस बात की जानकारी, जिनको जानकारी हो वही आए टेलीविजन पे, जिनको यहाँ की जानकारी है इस सियासत की और टीवी पे डिबेट करना चाहते हैं, उन्हें पता होगा कि मीरवाइज साहब का फैक्शन और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैक्शन जो है, ये हमेशा दो अलग अलग फैक्शंस रहे हैं और हमेशा से कभी, इवन दो हमारी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं रही है, लेकिन ये एक अलग अलग फैक्शन हमेशा से रहे हैं। इनफैक्ट इसके तो बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं जो हम कभी आपको सुनाएंगे, जो श्रीनगर के एरिया में सुनी जाती थी, मानी जाती थी। लेकिन मेरा बोलने का गर्ज ये है कि इवन दो अगर हम इनकी और आइडियोलॉजी से बिलीव करते हैं, किसी और तंजीम में बिलीव करते हैं, तो हम उस तंजीम में बैठे होते हैं। हम कहते हैं कि अगर आपको इनकी आइडियोलॉजी में यकीन भी नहीं है, इनके साथ बैठ के बात को करना है, इंगेजमेंट करनी है, मसला हल करना है, आप उठा के हर किसी को टेररिस्ट बोल देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो एक्चुअली गन्स उठाते हैं, सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज में लोगों को मारते हैं, आप न्यूज पढ़िए, उसमें कहेंगे MHA enters into talks with the terrorist groups in नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट में टेरर ग्रुप्स हैं, टेरर ग्रुप्स, एक्चुअल टेरर ग्रुप्स, उनके साथ आप बातचीत करते हैं। जो कश्मीर में मॉडरेट ग्रुप्स हैं, जो मॉडरेट ग्रुप्स मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, जो मॉडरेट ग्रुप्स कश्मीरी पंडित्स की रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, जो मॉडरेट ग्रुप्स एक मॉडरेट पाथ फॉरवर्ड की बात करते हैं, उनको आप उठा के MHA के अंडर, उनको आप उठा के बैन कर देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए ना, कौन से और रिलीजियस लीडर हैं जिन्होंने इतनी बेबाकी से कश्मीरी पंडित्स की बात की है? आपने उन्हीं को उठा के। रजनी जी जवाब दे रही हैं, रजनी जी अब जवाब दे रहे हैं। जी 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 इफ्रा जी, देखिए आप बात कर रही हैं कि कश्मीरी पंडितों की कौन बात कर रहा है, कश्मीरी पंडितों को निकाल। देखिए, आप प्लीज डिरेल नहीं कीजिए सवाल को, कश्मीरी पंडितों की बात नहीं हो रही है, आप इसको घुमाइए मत, सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल का ये जवाब दीजिए कि जो करने का काम करते, पहले मुझे बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर का मसला क्या है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन। मसला तो हम जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, किस बिना पे, कौन सी एक्टिविटीज की बिना पे उनको आपने बैन कर दिया? जम्मू और कश्मीर की आवाम आपके साथ कैसे रहेगी जब आप इस तरह के डिसीजंस लेते हैं? अवाम हमारे साथ है, अवाम संतुष्ट है, अवाम को भड़काने का काम आप लोग कर रहे हैं, अवाम को भड़काने का काम ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। कौन सा ऐसा केंद्र सरकार से संतुष्ट है, वो बात कर रही है, मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रही है, मगर आप लोग उनको शांति से नहीं बैठे दे रहे, आप भड़काने का चाहे महबूबा मुफ्ती जी। 6 साल से तो आपने उनको हाउस अरेस्ट में ही बंद करके रखा है, वो तो बेचारे हाउस अरेस्ट में बंद है 6 साल से। मुझे बताइए कौन सा ऐसा एक्ट है टेररिज्म का, मिलिटेंसी का, जिसमें उनको करना पड़ेगा, जो देश के विरुद्ध चलेगा, होना पड़ेगा, उसके बाद उठा के बैन कर देती है। मुझे बताइए ना ऐसा इंसिडेंट जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। मैं मानूंगी कि आपकी बात में कोई दम है, आप कहें कि ठीक है ये मिलिटेंट एक्ट था, ये टेररिस्ट एक्ट था, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट ही गलत था। लोगों को इकट्ठा करने पर वो लोगों को वो एक मॉडरेट लीडर कब से माने जाते हैं पूरे जम्मू कश्मीर के में, वो एक कश्मीर में वो एक मॉडरेट लीडर माने जाते हैं। आप उठा के मॉडरेट वॉइसेस को ही बंद कर देते हैं, मॉडरेट वॉइसेस को ही टेररिज्म का नाम दे देते हैं। कि आप लोग आजादी की जो भी बीजेपी के साथ नहीं है वो टेररिस्ट है, जो बीजेपी के साथ है वो टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होके भी टेररिस्ट नहीं बनता, वो करप्शन के चार्जेस में इन्वॉल्व होके भी करप्ट नहीं होता। आपकी तो एक वॉशिंग मशीन चल रही है, जिस वॉशिंग मशीन में जिसने जो गुनाह किए हैं वो सारे बीजेपी की पार्टी में आके धुल जाते हैं, और जो बीजेपी के साथ जुड़े नहीं होते हैं, जिन लोगों ने कुछ किया भी नहीं होता है, चूंकि बीजेपी के साथ जुड़े नहीं है, चूंकि ऑपोजिशन की वॉइसेस हैं, चूंकि बीजेपी की तंजीम के साथ जुड़े नहीं है, आप किसी को यूएपीए में बैन कर देते हैं, किसी को जेल भेज देते हैं, किसी पे सेडिशन का चार्ज लगाते हैं, किसी पे देशद्रोह का। चलिए ठीक है, मैं दिनेश मल्होत्रा जी से इसे समझ लेता हूं
ठीक है। मैं रजनी जी, मैंने समय दे दिया, इफ्रा जान मैंने समय दे दिया। मैं दिनेश मल्होत्रा जी एक चीज समझना चाह रहा हूं यहां पर, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब की नई सरकार बनी है और जब इस तरह के मसले होंगे, देखिए उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद इस पर बयान दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से, मरकज की तरफ से ये एक्शन लिया गया, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर अब जम्मू कश्मीर की सरकार के अंडर में आता नहीं। लेकिन मैं दिनेश मल्होत्रा जी एक बात समझना चाह रहा हूं, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार को इस तरह के जब मामले उसमें दखल देना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ये इस तरह की जो एक्शन लिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज होंगे, मुश्किलें पैदा करेंगे जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए और उमर अब्दुल्ला के लिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज दोनों पॉलिटिकल पार्टी की एक है, जब पीडीपी है चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दोनों एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो एक्शन हुआ, अवामी एक्शन कमेटी पे बैन लगाया, तो पीडीपी को एक मौका मिल गया नेशनल कॉन्फ्रेंस को कॉर्नर करने का, क्योंकि पीडीपी को लगता है कि पीडीपी ने अपने इतिहास में सबसे बुरी हार 2024 के असेंबली इलेक्शन में की है। जब से पीडीपी बनी है 1999 में, उनको सबसे कम 3 सीटें आई हैं। तो पीडीपी पूरे कश्मीर में एक तरह से वाइप आउट हो गई है और पीडीपी नेचुरली इसको एक्सप्लॉइट करेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी एम्बैरसिंग पोजीशन है, अगर एक स्टेट में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया जाता, तो एक इतना बड़ा फैसला सेंटर ने किया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नेचुरली एक एम्बैरसिंग पोजीशन में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर में अजीब तरह का सिस्टम चल रहा है। जो सबसे बड़ी पार्टी है वो रूल कर रही है और जो सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी वो गवर्न कर रही है। यहाँ अपोजिशन में तो कोई है ही नहीं, सिर्फ पीडीपी को छोड़ के। कांग्रेस तो रूलिंग पार्टी के साथ है, 3-4 लोगों की अपोजिशन है, बाकी सारे कोई गवर्न कर रहा है, कोई रूल कर रहा है। तो यहाँ एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंक रहे हैं। लेकिन एक ऐसा कंसेंसस बनना चाहिए सरकार के बीच में, ताकि जो भी फैसला किया जाए, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको भी कॉन्फिडेंस पे लिया जाए, सेंटर में भी, और सेंटर मतलब सबको इन्वॉल्व करके, ताकि कंसेंसस बने और फैसला जो है इसमें कोई लोगों के बीच में कोई मन मुटाव ना हो। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात दिनेश मल्होत्रा जी आपने कही कि अगर केंद्र की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है, कोई एक्शन लिया जाता है, तो जो यूटी की सरकार है उससे भी कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। लेकिन एक तरह से इस पूरे मामले पर हंगामा और आने वाले दिनों में किस तरह की सियासत होती है, किस तरह का रद्द-ए-अमल इस पर देखने को मिलेगा, यह देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। दिनेश मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इफ्रा जान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रजनी सेठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।